हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में, बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, एक बच्चे ने कमेंट किया था और बोला था कि 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। तो बेसिकली बेटा 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अभी 12th का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारा अपलोडेड है। तो मैंने फाउंडेशन लेवल का केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तुमने फाउंडेशन लेवल को तुमको देखना चाहिए। फाउंडेशन लेवल में क्या है, हालांकि तुमको तो तुम्हारा कंटेंट मिल ही जाएगा, लेकिन फाउंडेशन में भी मैंने मिक्स कर करके, मतलब तुम देखोगे तो अलग ही मजा है उसमें। उसमें मजा ये है कि फाउंडेशन लेवल में एक एक चीज मैंने जोड़ा है, कड़ी से कड़ी जोड़ा है। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए मैंने बोला था, लेकिन रख नहीं पाया था कुछ वजह से। लेकिन अब मैंने फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली अब 12th के साथ साथ उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं जो फाउंडेशन लेवल में, हालांकि हम लोग फाउंडेशन लेवल में एटम तक पढ़ चुके थे। तो अब एटम के बाद देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एटम। तो सबसे पहले एटम की कंपोजिशन का मतलब होता है कि एटम जो होता है वो कैसे बना होता है, यानी आखिरकार एटम में क्या क्या वो होते हैं, मैटर जिससे वो बना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एटम का कंपोजिशन। तो एटम का कंपोजिशन कैसे समझेंगे, देखो जितना मैं फाउंडेशन लेवल में तुमको बता रहा हूँ, फाउंडेशन का मतलब ये होता है एकदम लेवल नीचे करके, एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। एक पॉइंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे। और उसी में मैं 11th भी ऐड कर दूंगा, उसी में मैं 11th भी ऐड कर दूंगा। फिर देखना कितना मजा आने वाला है। तो कंपोजिशन ऑफ एटम में चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि अपना काम है पढ़ने का। तो एटम का कंपोजिशन, तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, मान के चलते हैं कि स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि एटम के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। बाहर वाला जो एटम का भाग होता है, इसमें पाया जाता है P और N पे 0, P पे प्लस चार्ज होता है। ये अंदर वाला भाग हो गया। बाहर वाले भाग में जो पाया जाता है ऐसे E माइनस, E माइनस, E माइनस, E माइनस, E माइनस। इनका मतलब समझो। सबसे पहले जो E माइनस है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, जो P प्लस है इसका मतलब है प्रोटॉन, n के पावर में 0 लिखा है इसका मतलब है न्यूट्रॉन। इतना सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, n के पावर में 0 लिखने का मतलब है न्यूट्रॉन। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस का आवेश होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धनात्मक आवेश। और न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने का मतलब है उदासीन, और उदासीन होने का मतलब है नो चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि प्रोटॉन पे माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0। ध्यान से समझो, यहां पर माइनस लगाया गया इसका मतलब माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया गया इसका मतलब प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पर 0 लिखा गया इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो बाहर वाला घेरा है, इस बाहर वाले घेरा को सेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में इसको कक्षा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि कक्षा में क्या पाया जाता है? केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो होता क्या है सर कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है? घूमता है। तो ये हो गया नाभिक, और इसके चारों ओर ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। दूसरा खास बात यह है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वार्ज लगता नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एकदम शांति से एकदम नाभिक के अंदर एकदम चुपचाप ऐसे पड़ा होता है। तो इस बात को ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है। तो इतना तुमको पता चल गया। तो यानी अगर मैं बोलूं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं,
फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, किसके फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है परमाणु के मूलभूत कण। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं एटम के, वो कौन कौन से होते हैं? तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। हालांकि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ऐसे ही बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम बात उन्हीं के बारे में करते हैं केवल जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिनसे हमको पता लगता है, कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और एटम का कंपोजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। खास बात यह है कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, दोनों के समूह को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इसको याद रखना कंपल्सरी था। तो ये हो गया एटम का कंपोजिशन। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनका मास क्या होता है, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, इनमें सबसे ज्यादा मास किसका होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर एटम का कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम लोग अगले फाउंडेशन लेवल वाले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसको समझो पहले। तो इतना क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट तो भाई वीडियो है, आराम से रोको, धीरे धीरे लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम देखना एक बार फाउंडेशन लेवल वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वीएनएम केमिस्ट्री सर्च मार्च के, तो उसमें जाना, तुम देखना, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। क्या मतलब एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी में यार अपने इतना ज्यादा खुद ही ज्ञान भरा है, साइड बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं, सारा पॉइंट एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो तो यहां पर फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएंगे एफपी, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन आ जाएंगे हमारे, ये ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा और न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में भी लिख लेंगे। अब देखो ये सब देख के बहुत सारे प्राणी सोचेंगे कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, जो 11th क्लास का टॉपिक है लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने फाउंडेशन से स्टार्ट किया है, मैंने कुछ अपना खोपड़ी यूज किया है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग आएंगे देखना मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब पे एकदम तड़ातड़ 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 एकदम तुम मारते चले जाओगे। कब? जब ये सब बेसिक बातें पता होगा तब। घर मजबूत बनाने के लिए न्यू का मजबूत होना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान दिया करो। चलो देखो, डिस्कवरी हो जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल यहां पे हो जाएगा चार्ज, और यहां पर चार्ज के बाद क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज का जो वैल्यू होता है उसको लिखेंगे, और उसके बाद यहां पे हम लोग लिख लेंगे मास, कि भाई मास क्या होता है, ये भी तो कंपलसरी है ना लिखना। चलो देखो, तो सबसे पहले एक बात याद रख लो, ईटा पर नाच करके, इसका मतलब समझा देता हूं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हालांकि तुमको हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा तगड़ा चलाते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है जे थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। प का मतलब होता है प्रोटॉन, र का मतलब होता है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था, उन्हें डिस्कवर किया था। हालांकि बहुत जगह नाम गोल्डस्टीन का आता है। ये सब कहानी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझेंगे, लेकिन फाउंडेशन लेवल है तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करो, देखना तुम्हारा नॉलेज गजब का बढ़ेगा। आगे चलते हैं। ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, च का मतलब होता है चैडविक, हालांकि इनका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। ये सब सारे के सारे विदेशी साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने डिस्कवर किया था। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, हालांकि नाम लिख रहे हैं तो पहले कैपिटल लेटर से लिखेंगे, थॉमसन हो जाएगा, ठीक है, या थॉमसन भी लिख सकते हो ऐसे। इसके बाद तुम्हारा रदरफोर्ड हो जाएगा, प्रोटॉन के केस में रदरफोर्ड हो गया, ठीक है। आगे क्या है, चैडविक है,
देखो यार हिंदी में थोड़ा ना क्या होता है कि हिंदी थोड़ा वीक है तो थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। हालांकि केमिस्ट्री कोई लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, जैसे पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक हो गया। अब इसके बाद चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे जीरो। अब अगर इनके सिंबल की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन को E माइनस, प्रोटॉन को P प्लस, न्यूट्रॉन को जीरो। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, चार्ज का वैल्यू लिख लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये हमको लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.67, लिख देता, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, इसको सही कर लेते हैं। हाँ तो ये हो गया। अब इसको देखो जरा क्लियर यहाँ पे समझते हैं। तो अब इनके चार्ज का वैल्यू लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर प्रोटॉन के लिए लिखते तो पॉजिटिव लगा दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन के केस में तो जीरो लिखेंगे भाई साहब। आगे अगर मास लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। आधा से ज्यादा बात तो मैं तुमको क्लास में ही यहाँ पर ही रिकॉर्ड मतलब याद करा दूंगा, तो इस बात का तुम टेंशन मत लेना, बस तुमको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद तुम प्रोटॉन का जब मास देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 केजी। हालांकि मैं यहाँ पर जितना भी मास लिख रहा हूँ सारा का सारा मास किसमें होगा सारा का सारा मास जो होगा केजी में होगा, और यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब न्यूट्रॉन में 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन कभी कभी तुम देखोगे तो अदर जगह जैसे अपने एनसीईआरटी में ही यहाँ पर 27 लिख देता है, तो वैल्यू में डिफरेंस यहीं से हमारा निकल करके आता है। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा बात यहाँ पर ये है कि अब सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे एटम में पाए जाते हैं, एटम का कंपोजिशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमको सर ये भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम चैडविक। हमको ये भी पता चल गया सर, हमको ये भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे जीरो, जो कि पहले नहीं पता था। आगे चलते हैं सर, हमको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू क्या होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फिर प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद न्यूट्रॉन पे जीरो। अब मास पता चल गया सर, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, प्रोटॉन का 1.6 के बाद 72 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। न्यूट्रॉन के केस में क्या है कि यहाँ पे 4 आ गया। तो सर इतना पता चल गया, लेकिन अब ये बताओ सबसे ज्यादा मास किसका होता है एटम में? तो एक बात ध्यान देना, एटम में सबसे ज्यादा जो मास होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? न्यूट्रॉन का होगा। तो यानी अगर तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? न्यूट्रॉन का होगा, इससे कम प्रोटॉन का, इससे कम इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से एटम का कंपोजिशन होता है। मैंने तुमको समझा दिया, बता दिया, इसको नोट करो। जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से चैन को चैन से जोड़ते हुए चलेंगे, समझेंगे, आसान बना देंगे केमिस्ट्री को, इतना आसान बना देंगे कि केमिस्ट्री हर जगह बोलते सीखोगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।